अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश और वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन कमज़ोर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जिनकी बेस वीक है कुछ सब्जेक्ट्स में, और या फिर जो वो एकेडमी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो मेरे रेगुलर वीडियोज़ को देखेंगे तो उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कंप्यूटर, फिज़िक्स, बायो, स्टैट, इंग्लिश ग्रामर के हर किस्म की वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। और काफ़ी सारे बच्चों के ना मैसेज आ रहे थे कि सर 9th की मैथ स्टार्ट करवा दें, 9th की मैथ स्टार्ट करवा दें। तो आज फाइनली आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह हम 9th की मैथ का प्रॉपर आगाज़ कर रहे हैं। तो 9th की मैथ का जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और उसके अंदर हम जनरल कंसेप्ट की भी बात करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है जी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसकी तरफ मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारा टॉपिक आगे आएगा। फ़िलहाल जो पहली 2-3 एक्सरसाइज हैं उसमें मैट्रिक्स के बारे में बात होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी। और हम यहाँ पे इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे उर्दू में पढ़ रहे हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हमने उर्दू और इंग्लिश को साथ लेके चलना है। तो इंग्लिश मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी, और उर्दू में इसको कहते हैं कालब। ठीक है जी, इंग्लिश में मैट्रिक्स, उर्दू में कालब। अब इसकी ये होता क्या है, वो कहता है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर का क्या मतलब है कि इसमें जो नंबर यूज़ होंगे वो रियल नंबर यूज़ होंगे, आर। ठीक है जी, ये वाले। और उसके अंदर आर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था थॉमस कैलकुलस में कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो मतलब इसमें प्लस, माइनस, ज़ीरो हो गया, इशारिया वाले हर किस्म के नंबर इसमें हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें नंबर जो यूज़ होंगे वो रियल नंबर होंगे और आप उनको इनक्लोज करोगे ब्रैकेट से, इस वाली ब्रैकेट से। नंबर रियल होने चाहिए और अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट से आप उसको क्या कर देते हो, इनक्लोज कर देते हो, उनको बंद कर देते हो, फिर जो चीज़ बन के आएगी वो एक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1 0 2 और मैन इसका 5, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ और मैट्रिक्स का जो नाम होना चाहिए वो बड़ी ABC कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसमें 2 बातें गौर करने वाली हैं। पहली चीज़ तो जो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना ऐसे, ये वाली, ये देखें, ये जो चीज़ें इस साइड पे, ये आपके पास रोज़ कहलाती है, जिसको उर्दू में कहते हैं कतार। ठीक है जी, मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। और जो ये चीज़ होती है, ये वाली, ये आपके पास कहलाते हैं कॉलम। कॉलम, जिसको उर्दू में भी कॉलम ही कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम किसी मैट्रिक्स का, किसी कॉलम का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑर्डर, ऑर्डर क्या कहते हैं? मर्तबा। इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उर्दू में लिखेंगे तो कालब का मर्तबा। कालब का मर्तबा क्या होता है? तो एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं वो बताना, वो लिख देना, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर फाइंड करना कहलाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पहले आपने कतारें लिखनी है, फिर आपने कॉलम लिखना है। तो इसमें देखें कतारें कितनी है? 2, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2। ठीक है जी, फिर दरमियान में लिखना है बाय, 2 बाय, और कॉलम भी कितने? 2। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया कि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। मज़ीद जब हम 1.1 अभी करेंगे तो उसके अंदर ये सवाल हैं कि ऑर्डर फाइंड करें, तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस 1.1 के रिलेटेड जो जनरल कंसेप्ट था वो सिर्फ यही चीज़ थी कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसमें कौन से ब्रैकेट यूज़ होती है, उसके अंदर किस किस्म के नंबर होते हैं, और आगे फिर उसकी कुछ आगे फिर मैट्रिक्स की काफ़ी सारी टाइप्स भी आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि 1.1 में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी हैं। अच्छा जी, तो आपके पास जो 1.1 है, पहला सवाल ही यही है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें। तो जो 2 बाय 2 है वो तो मैंने आपको करवा दी, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। ये पहला सवाल है ए,
अब उसके अंदर देखें उसने लिखा हुआ है 2-5, 3 और 6, ठीक है। हमने ऑर्डर फाइंड करना है यानी कि मर्तबा फाइंड करना है। तो इसके अंदर देखें कतारें कितनी हैं, एक ये कतार हो गई, एक ये कतार, दो कतारें, इस साइड पे कतार, इस साइड पे कॉलम। तो कतारें कितनी हैं, 2। फिर आपने यहाँ पे लिखना है बाय, और कॉलम कितने हैं, वो भी 2, क्योंकि एक ये कॉलम हो गया और ये कॉलम, तो वो भी 2 आ गया, ठीक है जी। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, मर्तबा क्या आ गया, 2/2। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसे। अब सी को देखें ज़रा। अगर सी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसमें देखें कतार एक है, कॉलम 2 है, तो ये हो जाएगा एक कतार है, 2 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1/2। देखा ना, कतार ऐसे एक है लेकिन कॉलम 2 बन रहे हैं, तो 1/2 हो गया। सी उसी तरीके से डी पे आ जाए, तो डी है जी 4, 0 और 6। अब इसमें देखें कतारें 3 है। अच्छा ये लाइनें आपने नहीं लगानी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कतारें 3 है और कॉलम 1 है, तो ये हो जाएगा 3/1, क्योंकि 3 कतारें और 1 कॉलम है। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। और बल्कि जो बच्चे जिस पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ये वाला एफ़ वाला, तो इसमें देखें एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, तो ये 1/1 का होगा, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। वो कहता है ये बताएं कि आप अगर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं, 2 कॉलम लेते हैं, तो आपस में इक्वल कब होंगे। तो उसके ऊपर 2 शर्तें, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स शुड बी होल्ड, कि 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए, ठीक है, फॉर इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स शुड बी होल्ड ऑफ 2 कंडीशन। समझ आ गया जी कि 2 मैट्रिक्स, मतलब मिसाल के तौर पर आप 2 मैट्रिक्स है तो एक ए एक बी है, तो आपस में इक्वल कब होंगे, उसके ऊपर 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम, कि 2 मैट्रिक्स ए या बी है, सी या डी है, कोई भी 2 है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या, एंटिटीज आर आल्सो सेम। एंट्रीज, TRIES, एंट्रीज आर सेम। आर लिख दें, शुड लिख दें, सेम। मतलब अब यहां से हमें क्या समझ आया, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी कि अगर एक 2/2 का, दूसरा भी 2/2 का, एक 4/3 का है वो भी 4/3 का, एक 2/1 का है वो भी 2/1 का, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसके अंदर जो नंबर हो वो भी सेम होने चाहिए। तो देखें ज़रा जी, एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है यार, मैं बोर्ड मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे ए है उसके अंदर लिखा हुआ है जी 3। अब ये 1/1 का, ऑर्डर इसका 1/1, क्योंकि एक ही कतार है, एक ही कॉलम है। अब इसका इक्वल कौन सा, सी वाला। सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5-2। अब इसको थोड़ा सा हल कर ले, 5 में से 2 गया तो बाकी बचेगा 3। अब देखें ये भी 1/1 का है और देखें नंबर भी दोनों का सेम है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम इसी तरीके से मैं एक और आपको करवा देता हूँ जी वाला। देखें जी वाले के अंदर लिखा हुआ है 3-1 और 3+3। तो 3 में से 1 गया तो बाकी बचेगा 2, और 3 और 3 को करेंगे तो 6 आएगा। तो इसकी 2 कतारें और एक कॉलम है, तो ये हो गया 2/1 का। और अब इससे देखें कि बराबर वाला कौन सा है, वो एफ़ वाला है, क्योंकि एफ़ के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 और 6। तो देखें नंबर भी सेम है और इसका वो ऑर्डर भी सेम है। ठीक हो गया, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है और ये इस साल तो मुझे लगता है नहीं, लेकिन पिछले साल 2022 के बोर्ड में ये आया था सवाल, 2022 के पेपरों में। अच्छा जी,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड ए बी सी एंड डी। फाइंड करना है जी हमने, फाइंड ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी डी की हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स है जी ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b, और ये हो जाएगा 4d माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 7 और 2d। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें से हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब ज़रा ध्यान गौर करें कि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दरमियान में इक्वल का साइन है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरा मैट्रिक्स बराबर है इसके, तो सिमिलरली ये पूरा बराबर होगा इसके। अब जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो उनकी आपस वाली एंट्रीज भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, क्योंकि जो जिस कोने पे लिखी हुई है वो उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो a प्लस जो c है वो बराबर होगा किसके, 0 के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको आप 1 का नाम दे दें। उसी तरीके से जो c माइनस 1 है ये वाला, वो बराबर होगा किसके, 3 के। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। उसी तरीके से जो a प्लस 2b है ये वाला, वो बराबर होगा माइनस के 7 से। और लाजमी नहीं है कि आपने इक्वेशन इसी तरतीब से लिखनी जैसे आपका दिल करे। और 4d माइनस का 6 ये बराबर होगा जी 2d के, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब किसी इक्वेशन से हम वैल्यू तब निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से, जब उसके अंदर वेरिएबल कितना हो, एक वेरिएबल हो। अब इसके अंदर देखें दो वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, तो हम यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में देखें सिर्फ एक ही वेरिएबल है सी, तो हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और c की वैल्यू आ जाएगी जी 4। ये c की वैल्यू निकालें। अब यही c, अब c किसके बराबर है, 4 के। इस c की जगह पे तो मैं 4 लिख सकता हूँ। जब इस c की जगह पे मैं इस 4 को पुट करूँगा तो c खत्म हो जाएगा, और फिर मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1, कि c की वैल्यू हमने 1 में पुट करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी की वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब यही a की वैल्यू -4 अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में इस a की जगह पे पुट कर दूं तो मुझे किसकी मिल जाएगी, ऑफ कोर्स b की मिल जाएगी। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है -4 इस a की जगह, क्योंकि a -4 के बराबर है। प्लस का 2b इज इक्वल टू -7, 4 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो बाकी ये बचेगा माइनस का 3, 2 ज़रब हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसकी मिल गई जी, b की। अब d की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी वेरिएबल को पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था वेरिएबल एक होना चाहिए। वो 2 दफ़ा हो सकता है, 3 दफ़ा हो सकता है, 4 दफ़ा हो सकता है। क्योंकि देखें ना, जब हम 10th का जो पहला चैप्टर है, अब ज़ाहिर से बताया, आप तो आपको तो नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप 9th के हो, लेकिन जब आप 10th में जाओगे तो वहाँ पे आप पहला चैप्टर पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर एक ही वेरिएबल 2 दफ़ा इन्वॉल्व होगा, लेकिन क्योंकि वो सेम वेरिएबल होगा तो इसलिए किसी और वेरिएबल की वैल्यू को पुट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें ये भी d है, ये भी d है, चाहे 2 दफ़ा लिखा हुआ, वेरिएबल तो सेम है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2d प्लस के अंदर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 4d माइनस का हो जाएगा 2d, और ये 6 माइनस का था, उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4d में से 2d चला गया, बाकी बचेगा 2d। ये 4 है, वो 2 है, 4 में से 2 गया, बाकी 2, और यहाँ पे 6, 2 ज़रब हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको आप काट दोगे तो d का आंसर आ जाएगा 3। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। और अगर चाहे आप उर्दू के हैं या इंग्लिश के हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं इंशाल्लाह दोनों को, मैं एकेडमी में भी दोनों को कंबाइन लेके चलता हूँ, क्योंकि एक हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक हमारी कौमी लैंग्वेज है। और यहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको फील भी नहीं होगा कि मैं इंग्लिश वाला पढ़ा रहा हूँ उर्दू वाला, मैं दोनों को कंबाइन लेके चलूँगा। हर सवाल इंग्लिश में भी करवाऊँगा और उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करके आपको बता दूँगा कि चीज़ असल में है क्या। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ब्लेस यू। मेहनत करें, पढ़ते रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह हाफ़िज़।